आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 8:50 हो चुके हैं और अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो समझ लीजिए मैडम आ चुकी हैं। सवालों की दुनिया में आपका दाखिला हो चुका है और ये कोई आम क्लास नहीं है, यह है न्यूज की पाठशाला। बरसों से आपने मुझे खबरों के अखाड़े में देखा है, अहम मुद्दों पर सवाल करते हुए देखा है, सच के साथ खड़े होते हुए देखा है। लेकिन आज से आपका और मेरा रिश्ता थोड़ा और गहरा होने वाला है। अब सिर्फ खबरें नहीं होंगी, खबरों के पीछे छिपे माने होंगे, तथ्यों की आवाज होगी और हर वो सवाल होगा जो आपके मन में है। आपने इंतजार किया, संदेश भेजे, प्यार दिया और अब आपकी अपनी पाठशाला का दरवाजा खुल चुका है। यहां किसी एजेंडे की घंटी नहीं बजने दूंगी, यहां सिर्फ सच की हाजिरी लगेगी। जो देश के हित में होगा वही इस क्लास का विषय होगा, जो आपके जीवन से जुड़ा होगा वही इस पाठ का हिस्सा होगा। और हां, एक बात पहले ही साफ कर दूं, यह क्लास उन लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल होगी जिनका मकसद देश विरोधी नैरेटिव को मजबूत करना है। यहां किताबें नहीं खुलेंगी, यहां परतें खुलेंगी। यहां हेडलाइन नहीं पढ़ाई जाएंगी, हेडलाइन के पीछे की कहानी समझाई जाएगी। और वादा है आपसे, ताल ठोक के कहती हूं, पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। और जब मैडम पढ़ाने आती है तो सिर्फ जानकारी नहीं, नजरिया भी साथ लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बता दूं पाठशाला में आज क्या क्या लेकर आई हूं। चैप्टर्स आपके सामने रखने के लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर आज क्लास लगने वाली है आपके सामने रखती हूं। मोदी फरिश्ता है, कूल है, इंप्रेसिव है, डिसिप्लिन्ड है। बायलैटरल मीटिंग के पहले और बाद में ट्रंप मोदी की तारीफ करते क्यों नहीं थके, मोदी ने ऐसा क्या किया, आपको समझाऊंगी। बायलैटरल मीटिंग में मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया बेरोक टोक, जो ट्रंप से ना उगलते बना ना निगलते। मोदी के दिल में भारतीय नाविकों की मौत की टीस, ट्रंप के मुंह पर मोदी ने ऐसा क्या बोल दिया कि भारत में विपक्ष की बनी बनाई हवा खुश हो गई, बताऊंगी। अच्छा, एक और चैप्टर है, देश में मॉनसून से पहले ऑपरेशन मॉनसून जो है वो लॉन्च हो गया है। किसने किया क्षेत्रीय दलों के दी एंड का काउंटडाउन शुरू, आपको आज ये चैप्टर भी जानने को मिलेगा। राम मंदिर से चोरी का कैश और सोना मिला तो ट्रस्ट के लोगों ने क्यों छुपाया, एसआईटी की रिपोर्ट तैयार, किस पर गिरेगी गाज, आज आप जान लेंगे। ट्रस्ट की मीटिंग में सभी मेंबर्स को क्यों नहीं बुलाया गया, चढ़ावे की जानकारी कौन छिपा रहा है, सबसे चौंकाने वाला खुलासा आज न्यूज की पाठशाला में। और फिर आएगा चैप्टर नीट पेपर लीक का, जहां इस्तेमाल हुए टेलीग्राम पर रोक लगाने से राहुल गांधी नाराज हो गए। क्यों भाई, बताएंगे वो भी। नीट री एग्जाम में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन राहुल गांधी कोटा जाकर छात्रों की भीड़ को क्यों जुटा रहे हैं, ये भी आप जानेंगे। लेकिन पहले देखिए दिन भर का रिवीजन। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में टूट के बाद अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत की अटकलें तेज है। दावा है कि शिवसेना उद्धव गुट के 9 सांसदों में से 6 सांसद शिंदे गुट से संपर्क में हैं। इन सांसदों ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ एक गुप्त बैठक दिल्ली में की है। इस बीच उद्धव की पार्टी के सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खत लिखा है कि उनकी पार्टी को सदन में एकमात्र मान्यता प्राप्त पार्टी के रूप में बनाए रखा जाए। पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद पार्टी में बगावत झेल रही ममता बनर्जी आज अपने पुराने रूप में दिखाई दी। कोलकाता में ममता ने हॉकर्स के समर्थन में आवाज बुलंद की और बिना पुनर्वास के बेदखल किए जाने का विरोध किया। इस बीच बागी सांसदों के अलग गुट बनाने को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को अपना पक्ष रखने के लिए 19 जून को शाम 5 बजे संसद भवन में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। यूपी में योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया है। राजभर का दावा है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी बगावत हो सकती है।
राजभर ने यहां तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने बगावत की खबरों का खंडन किया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के गिरफ्तारी वारंट पर जो अंतरिम रोक लगी थी उसे निरस्त कर दिया है। पूरा मामला नवंबर 2020 का है, जब कोलकाता में एक रैली के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को अपशब्द कहे थे, जिसके बाद भोपाल कोर्ट ने अभिषेक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। दिल्ली में सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर हुई फायरिंग मामले में क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। अमन और तुषार नाम के आरोपियों को बहादुरगढ़ से पकड़ा गया है। बताया जाता है कि अमेरिका में बैठे लॉरेंस गिरोह के गैंगस्टर अनिल पंडित के निर्देश पर इन्होंने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस को नार्को टेररिज्म के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एक कंबाइंड ऑपरेशन में अमृतसर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से AK राइफल, एक पिस्टल और करीब 500 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। SSP जम्मू के मुताबिक इस पूरे सिंडिकेट को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी संचालित कर रहा था। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास की मैं शुरुआत कर रही हूं। इसमें आज आपको बताऊंगी मोदी फरिश्ता है, कूल है, इंप्रेसिव है, डिसिप्लिन्ड है। बायलैटरल मीटिंग के पहले और बाद में ट्रंप मोदी की तारीफ करते नहीं थके। मोदी ने ऐसा क्या किया? बायलैटरल मीटिंग में मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, जो ट्रंप से ना उगलते बना ना निगलते बना। मोदी के दिल में भारतीय नाविकों की मौत की टीस साफ दिखाई दी। ट्रंप के मुंह पर मोदी ने ऐसा क्या कह दिया कि भारत में विपक्ष की बनी बनाई हवा फुस हो गई। आज 16 महीने बाद पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप समझौते के टेबल पर एक बार फिर आमने सामने बैठे। 490 दिनों के बाद इस मुलाकात पर पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी थी। कौन कैसे मिलता है, कौन क्या बात करता है, कौन थोड़ा कड़ा रहता है, किसके मिजाज थोड़े नरम पड़ते हैं, पूरी दुनिया की इस बात पर नजर थी। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभी पूरी नहीं हुई है, यह भी आप जानते हैं। पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जब 4 दिनों के लिए भारत आए थे, तब भारत के साथ यह डील साइन करना उनकी प्रायोरिटी थी। लेकिन रूबियो को डील साइन कराए बगैर ही वापस लौटना पड़ा। इसीलिए अब पूरी दुनिया की नजर इस डील की वजह से इस बैठक पर थी। इस बैठक में क्या हुआ, ट्रेड डील को लेकर कितनी बात बनी, मोदी और ट्रंप के बीच क्या बात हुई, आज मैं आपको बताऊंगी। आज मोदी ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर इसलिए भी रही क्योंकि कल ही पीएम मोदी ने G7 की मीटिंग में ट्रंप के मुंह पर उन्हें कमर्शियल जहाजों पर हमले की गैर जिम्मेदारी का एहसास कराया। मोदी ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। इस संघर्ष में भारत के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी है। सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सामूहिक दायित्व है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं। इसीलिए समुद्री मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होगी, 2 टूक कह दिया, ताकि नाविक बगैर किसी डर के काम कर सके। और यह बात जो पीएम मोदी ने ट्रंप के मुंह पर कही है, कल भी और आज भी। इसके बाद ट्रंप ने रिएक्ट भी किया। अब रिएक्शन क्या दिया अंकल जी ने, ये बताऊंगी आपको। आप देखिए कि भारत ईरान युद्ध के पहले दिन से भारत ईरान और अमेरिका के इस युद्ध पर कह रहा है कि कमर्शियल जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ट्रंप को अपने ईगो और सुपर पावर वाले नशे की वजह से किसी की परवाह है क्या? उसे लगता है वो बॉस है। मतलब चचा को ये लगता है, वो ये सोचते हैं कि वो कहीं भी खड़े हो जाएंगे, लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। और इसी चक्कर में ट्रंप ने भारत के साथ पिछले 16 महीने में अपने रिश्ते खराब कर दिए हैं। और ये बात इसलिए कह रही हूं मैं दर्शकों, क्योंकि कल G7 की मीटिंग में सबने देखा कि ट्रंप के साथ पीएम मोदी की बॉन्डिंग
और बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। वो जो पहले वाला माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, याद है ना आपको? दोनों के बीच में कैमराडरी साफ दिखाई देती थी। अब 16 महीने बाद वो कैमराडरी नहीं थी, वो सिर्फ हाँ भाई ठीक हो आप, मैं भी ठीक हूं, सब ठीक चल रहा है, हाँ भाई मेरा भी सब ठीक चल रहा है। वो जो पहले केमिस्ट्री रहती थी, वो केमिस्ट्री आपने देखा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जो गले लगते थे, वो जो यार मेरे दोस्त तू कहाँ था वाली फीलिंग थी, वो दिखाई नहीं दी है। आज मोदी ट्रंप मुलाकात की एक ऐसी तस्वीर आपके सामने रखती हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि बदलाव तो आया है, और ये बदलाव मोदी की वजह से नहीं आया, ये बदलाव ट्रंप की हरकतों की वजह से आया है। इन 16 महीनों में ट्रंप ने भारत से कैसे अपने रिश्ते खराब कर लिए, उसकी बानगी आज इस बार जो ये बैठक हुई है ना G7 में, उसमें दिखी है। ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर एक्सपर्ट बनने से लेकर टैरिफ टेरर तक भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयानों से ट्रंप ने कैसे भारत और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट घोली है, वो सबको पता है। अरे ये वही देश है जिसने ट्रंप की जीत के लिए हवन कर दिए थे, याद है आपको? भाई दोस्त के लिए भारत कुछ भी करेगा, लेकिन फिर अगर दोस्ती नहीं निभाओगे, पीठ पर खंजर भोंकोगे, तो फिर उसका जवाब भी देना हम जानते हैं, और मुखिया भी जानता है देश का। एक ट्रेलर दिखाते हैं आपको, आप समझ जाएंगे। Hello, I'm the boss. We have stopped wars between India and Pakistan. India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. मेरे प्रिय दर्शकों, पिछले 2 दिनों से जिस तरह से पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज रही, कोई कुछ कहे, आप उस बॉडी लैंग्वेज को देखिए। मुझे आप पर यकीन है, आपकी समझ पर यकीन है। देखिए आप उस बॉडी लैंग्वेज को, आपको समझ में आ जाएगा। आपका प्रधानमंत्री जब अपने किसी दोस्त से मिलता है तो कैसे मिलता है, यह आप पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। लेकिन मोदी जिस तरीके से ट्रंप से मिले हैं, जिस तरीके से पेश आए हैं, वो देख लीजिए। भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलने वाले ट्रंप अब लाइन पर आ गए। कोई अतिशयोक्ति अलंकार का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूं, लाइन पर आ गए। डिफेंसिव खेल रहे हैं भाई साहब। बायलैटरल मीटिंग के बाद ट्रंप ने मोदी की तारीफ में क्या क्या कहा, आपको आनंद आएगा सुनेंगे तो। हमने भी जब सुना तो कान खड़े हो गए। अच्छा ट्रंपवा बोले हैं ये, आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि G7 समिट में आज नेताओं के साथ लंच के दौरान पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप ने क्या कहा। क्या कहा कि पीएम मोदी शांत, कूल, टोटल किलर हैं। मैं उनके जैसा नहीं हूं, जरा उन्हें देखिए। यानी जो ट्रंप कल तक नजर चुरा रहे थे, अब वो खुद सामने से आकर मोदी की तारीफ करते, और तारीफ भी ऐसी कि भैया कसीदे पढ़ दिए। अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बायलैटरल मीटिंग शुरू हुई है। बैठक के बाद दोनों नेता जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मीडिया के सामने आए। तब पीएम मोदी ने एक बार फिर ट्रंप के सामने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पीएम ने साफ कहा कि भारतीयों की सुरक्षा बेहद अहम है। आपको सुनवाती हूं वो बयान। मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
भारतीय झंडे वाले जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत के मामले में पीएम मोदी की आपत्ति पर ट्रंप ने साथ काम करने का भरोसा दे दिया है। कल तक अमेरिका के विदेश मंत्री अपनी सेना की जिस हरकत पर तेवर दिखा रहे थे, आज मोदी के सामने ट्रंप जहाजों पर हमले के मुद्दे पर नरम दिखे। और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं नरम दिखे, आप सुनिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। और बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा, देखिए। I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. 2 बार कहा है, We are working on it, we'll work together on it. रफनेस का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन ट्रंप ऐसे बात करते हैं। ज़ेलेंस्की के साथ देखिए ना उनकी बायलैटरल मीटिंग, बाकी सारे राष्ट्र अध्यक्षों के साथ देखिए ना, जहां पर वो अपने को अपर हैंड देते हुए नजर आते हैं, बताने की कोशिश करते हैं आई एम द बॉस। यहां ऐसा नहीं है। और मैं फिर कह रही हूं, मुझे आपकी समझ पर पूरा भरोसा है। 24 घंटे में ट्रंप मोदी के ऐसे मुरीद हो जाते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को फरिश्ता तक बता दिया। और ये शायद कल से आज तक पीएम मोदी की उस डिप्लोमेसी का नतीजा है, जिससे ट्रंप बिना कहे समझ गए कि शायद मोदी उनसे गुस्सा है, उनके अनाप शनाप वाले बयानों से नाराज है। इसीलिए ट्रंप आज दोपहर से शाम तक मोदी की तारीफ पर तारीफ करते रहे, मोदी को दुनिया के लिए फरिश्ता तक बता दिया। और फिर कह रही हूं, हवाई बातें नहीं कर रही हूं, आप खुद सुनिए। We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader, and he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? ओहो, गजब इम्प्रेस किया जा रहा है, गजब इम्प्रेस किया जा रहा है मोदी जी को। और मैं पहले ही बता रही हूं, आज बहुतों के कान से खून निकल जाएगा इसे सुनकर, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बायलैटरल मीटिंग हुई। बैठक के बाद जब दोनों नेता जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मीडिया के सामने आए, तब यह हुआ। एक बार फिर ट्रंप के सामने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा पीएम ने उठाया। कोई ये ना फरिश्ता बुलाया, ना किलर बुलाया, लुक एट हिम, ही इज सो ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ नहीं कहा। सीधा बिजनेस की बात, काम की बात। भारतीयों की सुरक्षा बेहद अहम है। देश के प्रधानमंत्री ने यह कहने में कोई गुरेज नहीं किया। सुनिए। मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। ये बयान मैं बार बार आपको इसलिए भी सुनवा रही हूं ताकि आपको ये पाठ अच्छे से याद हो जाए। बहुत से बैठे हुए हैं जिनको ये बात हजम नहीं होगी, जिनको ये बात पसंद नहीं आएगी, जो बार बार ये कहते थक नहीं रहे थे कि ट्रंप के आगे हम तो झुक गए, हमने तो सरेंडर कर दिया। किसने किया सरेंडर, बताइए? और अगर कोई पूछे तो जरा ये बयान सुनवा दीजिएगा। एंजल, टफ मैन, टफ नेगोशिएटर, ये किसी और ने नहीं कहा। कूल, काम, ये शब्द किसने कहे हैं? ट्रंप। पोटस, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके आगे सरेंडर होने की बात कह रहे थे प्रभुजन। तो आज ट्रंप मोदी की तारीफ करते थक नहीं रहे। अब इस तारीख से भैया हम लोग को बहक नहीं जाना है।
प्रधानमंत्री बहके नहीं है, प्रधानमंत्री को पता है। इस शख्स के बारे में अब समझ में आ गया है। बायलैटरल मीटिंग से पहले ट्रंप ने मोदी को कूल, डिसिप्लिन कैसे बताया वो भी बता दूंगी। बायलैटरल मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि मैं मोदी का बहुत सम्मान करता हूं। जब तक मैं राष्ट्रपति हूं, व्हाइट हाउस में उनका एक अच्छा दोस्त है। ये भी सुनिए आप। As long as I'm president, they have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you, everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man. I do. I think India plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role. भैया, तुमने तो वॉर रुकवा दी थी, काहे नहीं बोला आज? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं मुंह मियां मिट्ठू बनना। और दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने काम से दुनिया को बता देते हैं, और जब बताते हैं तो दुनिया उनकी तारीफ करती है और दुनिया के सामने करती है। G7 की मीटिंग में आज ऐसा ही कुछ देखने को मिला। ये चर्चा उसके बाद शुरू हो गई कि रियल बॉस आखिर है कौन। आज G7 समिट का दूसरा दिन। डोनाल्ड ट्रंप जब आज G7 की मीटिंग में पहुंचे तो उनका एटीट्यूड देखकर वहां बैठे G7 के सभी नेता हैरान रह गए, क्योंकि ट्रंप जैसे ही मीटिंग रूम के अंदर दाखिल हुए, वो अचानक राउंड टेबल के सामने मुड़े, वहां खड़े हो गए और कहा, आई एम द बॉस। ट्रंप की ये बात सुनकर वहां बैठे सभी नेता हंस पड़े। सुनिए आप। Hello, I'm the boss. I'm the boss. How are you? Good, thank you. Hello, I'm the boss. पर उसी वक्त अगर टाइम्स नाउ न भारत वहां मौजूद होता तो पूछ लेता, हु इज द बॉस? तब इनको जवाब देना पड़ता जिसके लिए वो एंजल कह रहे थे, जिसके लिए वो डिसिप्लिन कह रहे थे, काम कह रहे थे, कूल कह रहे थे। आई कांट बी लाइक हिम। ट्रंप ने भले ही खुद को मजाकिया अंदाज में G7 का बॉस बताया हो, लेकिन उनकी दिली हसरत तो यही होगी कि वो G7 के बॉस सच में बन जाए और हमेशा के लिए बन जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। G7 में हर साल बॉस बदल जाता है। ट्रंप को अपने दोनों कार्यकाल में G7 का बॉस बनने का एक मौका मिला था, लेकिन वो भी ट्रंप ने सच में गंवा दिया। 2020 में जब अमेरिका को G7 की मेजबानी करनी थी, तब कोविड की वजह से ट्रंप ने G7 समिट को रद्द कर दिया। इस वजह से ट्रंप की G7 का बॉस बनने वाला जो सपना था और जो हसरत थी, वो पूरी नहीं हुई। लेकिन सोचिए, इस वक्त G7 को फ्रांस चेयर कर रहा है, यानी इमैनुअल मैक्रो इस वक्त G7 के बॉस है। ट्रंप का बस चले तो मैक्रो की चेयर पर खुद जाकर बैठ जाए, खुद को G7 का जबरिया बॉस घोषित कर दे, क्योंकि ट्रंप कब क्या कर दे, कब क्या कह दे, ये खुद ट्रंप को नहीं पता होता है, कसम से। दूसरी तरफ आप हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखिए, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। आपने देखा उनको कभी उन्होंने कहा कि आई एम द बॉस? हाँ, उनको जरूर लोगों ने कहा यू आर द बॉस। मैं बता देती हूँ, और फैक्ट है, जब 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने खुद को देश का प्रधान सेवक कहा था, याद कीजिए। पीएम मोदी की यही विनम्रता और डाउन टू अर्थ वाला अप्रोच लोगों के दिलों को छूता है। लोग खुद मोदी को बॉस कहते हैं, खुद। आपको याद होगा 23 मई 2023 ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय डायस्पोरा का एक इवेंट चल रहा था, जब प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज दोनों मौजूद थे। तब उन्होंने हजारों भारतीयों की मौजूदगी में पीएम मोदी को बॉस कहा था, और यहां ट्रंप खुद को बॉस कह रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई बॉस मानने को तैयार नहीं हो रहा है। अरे भैया, ऐसा बॉस होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ट्रंप और एंथनी एल्बनीज दोनों के बयान को आपके सामने रख देती हूं, क्योंकि ये तथ्य है और सत्य है। Prime Minister Modi is the boss.
Prime Minister Modi is the boss. I'm the boss. I'm the boss. और ये बात तो आपने देखी होगी कि मोदी जहां भी जाते हैं, जिस देश के राष्ट्र प्रमुख से मिलते हैं, उसे पर्सनल बॉन्डिंग बनाने में वो देरी नहीं करते हैं। ये मोदी का स्टाइल ऑफ वर्किंग है और ये उनकी शख्सियत भी है कि वो जब जाते हैं तो सामने वाले को इस तरीके से अपना बना लेते हैं कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में फिर वो एक पर्सनल टच कहीं ना कहीं काम आ जाता है। हमने बहुत से मौकों पर देखा है। एक है देश का प्रेसिडेंट जो खुद को बॉस कहता है और एक है देश का प्रधानमंत्री जिसको दुनिया बॉस कहती है। एक देश का राष्ट्रपति, याद कीजिए, पीएम मोदी के पैर छूकर उनका सम्मान करता है। मोदी की ऐसी ही बॉन्डिंग ट्रंप के साथ हुआ करती थी, लेकिन दूसरी बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप ने खुद अपने हाथों से मोदी के साथ रिश्ते खराब किए हैं और उसका रिफ्लेक्शन कल G7 की बैठक में दिखा, जब पीएम मोदी G7 देशों के नेताओं के साथ फोटो सेशन के लिए मंच पर पहुंचे। तब वो वहां मौजूद कई देशों के नेताओं से मिले। कई देशों के नेता खुद मोदी के पास आकर उनसे मिले, लेकिन मोदी ने ना ट्रंप की तरफ देखा, ना ही उनसे जाकर हाथ मिलाया। और शायद ट्रंप भी इस गलत फहमी में खड़े थे कि मोदी खुद चलकर आएंगे और हेलो कहेंगे। ट्रंप शायद भूल गए थे कि वो पीएम मोदी हैं जिनसे मिलने के लिए खुद बाइडेन मोदी के पास आते थे। ट्रंप में ऐसा क्या है कि मोदी उनसे मिलने चलकर जाएंगे उनके पास? वो भी तब जब आप कह रहे हो वॉर मैंने रुकवाई है, वो भी तब जब आप कह रहे हैं कि मेरे कहने पर सब हो रहा है, वो भी तब जब आप हिंदुस्तान से दोस्ती निभाने की बजाय उसको मुश्किलों में डालें। कल इस फोटो सेशन के बाद पीएम मोदी और ट्रंप की दोबारा मुलाकात हुई, जब सभी नेता G7 की बैठक के लिए राउंड टेबल पर बैठने जा रहे थे। इस राउंड टेबल पर मोदी और ट्रंप की चेयर अगल बगल लगाई गई थी। ट्रंप पहले से अपनी चेयर पर मौजूद थे। आप देखिए ना, वो तस्वीर देखिए। उस वक्त पीएम मोदी ट्रंप के पीछे किसी से बातचीत करने में मशरूफ थे, लेकिन कुछ सेकंड बाद पीएम मोदी भी अपनी चेयर की तरफ बढ़ते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो वहां जाकर बैठ जाएंगे और देखेंगे भी नहीं सामने वाले की तरफ। ऐसा तो है नहीं। ट्रंप को बैठा देखते हुए उन्होंने कोशिश की कि शालीनता के साथ, वो पुरानी यारी ना, लेकिन शालीनता के साथ, क्योंकि बगल में बैठे हुए हैं, तो हेलो भैया आप कैसे हैं। चेयर पीछे खींच रहे थे। ट्रंप उनकी तरफ बढ़े, मतलब देखा उनकी तरफ, और फिर वो भी आगे बढ़े और हाथ मिलाया। ट्रंप बड़ी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी से मिले, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप से मिलने के वक्त कोई ऐसा उत्साह नहीं दिखाया। गले मिलते हैं, याद है ना आपको, झप्पी वो नहीं दिखी। मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। 16 महीने बाद ट्रंप से मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। मोदी का स्टाइल कि अपने यार से, अपने दोस्त से जब मिलते हैं, अपने साथी से जब मिलते हैं तो वो झप्पी पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं देखा। मोदी ने क्या किया? उन्होंने ट्रंप से मिलने की रस्म अदायगी भर की और फिर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए। ये वही मोदी हैं जो 2019 में हाउडी मोदी इवेंट में ट्रंप के साथ हाथ पकड़कर 50,000 भारतीयों के बीच घूम रहे थे। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। उस दिन मोदी ने ट्रंप को सच्चा दोस्त बताया, लेकिन ट्रंप ने उस दोस्ती की लाज नहीं रखी जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और हालत यह हुई कि अब उनको कहना पड़ रहा है कि ही इज एन एंजल, ही इज कूल, ही इज काम, आई कांट बी लाइक हिम। चलिए, अक्ल आ गई तो बहुत बढ़िया, लेकिन यकीन अभी इतना जल्दी आप पर नहीं होगा। बहरहाल अब पाठशाला में अगले चैप्टर की बारी है। तैयार है ना आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। देश में मॉनसून से पहले ऑपरेशन मॉनसून लॉन्च हो गया है। किसने किया क्षेत्रीय दलों के दी एंड का काउंटडाउन शुरू, यही आपको बताऊंगी। फ्रांस के एवियन में वैश्विक कूटनीति की तस्वीरें सामने आ रही है। उधर भारत में सियासी चाणक्य नीति की कहानी चल रही है। देश में मॉनसून सही से आया नहीं है, लेकिन सियासत ऑपरेशन मॉनसून से तरबतर दिख रही है। हमारे दूसरे चैप्टर की दूसरी ही लाइन में आपके मन में पहला सवाल आ गया होगा, मैडम ये ऑपरेशन मॉनसून क्या है, बताती।
अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून। अगला महीना कौन सा है? हाँ भाई, अगला महीना कौन सा है? जोर से बोलो। जुलाई। तो अब जुलाई के महीने के बीच में देश की संसद का सत्र शुरू हो जाएगा, जब हमारे सांसद करीब 1 महीने के लिए जुटेंगे संसद में और मुद्दों पर बहस करेंगे, बिल पर चर्चा होगी, कई कानून बनाए जाएंगे। अब क्योंकि जुलाई के महीने में भारत में मॉनसून आता है, तो संसद के इस सत्र को मॉनसून सत्र कहते हैं। अब ऑपरेशन मॉनसून क्या है, इसका जवाब थोड़ा लंबा है, इसीलिए फोन वोन सब साइड में रख लीजिए। तसल्ली से समझाऊंगी, तसल्ली से समझिए, लेकिन उससे पहले ये ट्रेलर। अब बंगाल टीएमसी का फेल हुआ, शिवसेना का महाराष्ट्र शुरू हो गया है। अब उसको खत्म होते ही यहाँ ये देखिएगा, आप ही लोगों की टीवी पे चलेगा स्क्रीन पर कि समाजवादी पार्टी में भारी टूट। तो मैं ये मानता हूं कि समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। गाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना? कौन जाता है ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है। सांसदों के पाला बदलने से आवाज दब नहीं रही है, ये आवाज तेज ही होगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, एनडीए में बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर, इन्होंने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। पहले दावा सुनिए, फिर आगे का चैप्टर। अब बंगाल टीएमसी का फेल हुआ, शिवसेना का महाराष्ट्र शुरू हो गया है। अब उसको खत्म होते ही यहाँ ये देखिएगा, आप ही लोगों की टीवी पे चलेगा स्क्रीन पर कि समाजवादी पार्टी में भारी टूट। मतलब ऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो गया है। शुरू हो गया है। ओपी राजभर दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के सांसद साथी टूटने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जानते हैं कि राजभर जो कह रहे हैं अगर वो सच साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी अभी सांसदों के टूटने का मौसम चल भी रहा है, तो नेता लोग डरे हुए तो होंगे, और जब डरेंगे तो बड़े बड़े आरोप भी लगाएंगे। और इसीलिए अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि चल क्या रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो मजबूत साथी चाहिए, वो नहीं जो किसी दबाव या लालच में टूट जाए। सुनिए क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। अखिलेश जी की इस बात में तो दम है। बीजेपी से मुकाबला करना है तो फिर बहादुर लोग चाहिए। दम है एकदम, प्रभु जी दम है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन कमजोर है और कौन मजबूत, कौन बहादुर है और कौन डरपोक? क्योंकि जब ममता बनर्जी ने अभी से सिर्फ 2 साल पहले अपने नेताओं को लोकसभा के लिए टिकट दिया था, तो उन्होंने सोचा था कि पश्चिम बंगाल चुनाव हारते ही उनके साथी उनको आईना दिखाकर भाग जाएंगे छोड़कर। सोचा था उन्होंने। आखिर दीदी ने भी तो यही सोचकर सयानी घोष, काकोली घोष, दस्तीदार, सुदीप बंदोपाध्याय जैसे अपने पुराने नए 20 साथियों को टिकट दिया होगा कि ये मेरे ताकतवर योद्धा है, हमेशा साथ खड़े रहेंगे। पर कभी दीदी ने सोचा था कि ये लोग ऐसे भाग जाएंगे? अफसोस, ऐसा हो ना सका कि वो टिके इनके साथ। अब इसकी क्या गारंटी है कि अखिलेश यादव अपने ताकतवर साथी चुनेंगे और वो साथी बाद में पलटेंगे नहीं? सियासत में
इसकी गारंटी कभी ली है किसी ने? बीते कुछ साल में ही अखिलेश जी के ही कई सहयोगी बीजेपी की तरफ जा चुके हैं, और अगर नेताओं की गारंटी ली जाती तो कम से कम उद्धव ठाकरे के सांसद तो नहीं टूटते, क्योंकि एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद बड़े भरोसे के साथ अपने 21 नेताओं को टिकट दी और उसमें से 9 जीतकर सांसद बने। अब खबर क्या आ रही है? खबर क्या आ रही है कि 9 में से 6 टूटकर एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। बचे कितने? 9 में से 6 गए तो कितने बचे? जोर से बोल भैया। 3। ओके, तो बचे 3। जाहिर है उद्धव ठाकरे और उनके अभी तक खास बने हुए नेता नाराज चल रहे हैं, और नाराज इतने कि संजय राउत अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने ही सांसदों को गंदी गाली दे रहे हैं, अपशब्द दे रहे हैं। नहीं सुन सकते भैया, तो बीप करके सुनवाते हैं। बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना. हा, उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं. हे कोण जातायत हे? नहीं, डोंट कट, ये कट मत करना. ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है. कि लोकसभा सांसद जो हैं वो कैसे एक एक करके टूटते चले जा रहे हैं। आप ठीक करें, तब तक मैं आती हूं। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद टूटे हैं। कहां जा रहे हैं? नई पार्टी, उसको ज्वाइन कर लिया है। एनडीए में उद्धव की शिवसेना के 6 सांसद टूट रहे हैं, खबर ये आ रही। उनके किसी पार्टी में जाने की खबर है, लेकिन कौन सी पार्टी ये नहीं जानते। एनडीए के साथ खड़ी शिंदे की शिवसेना में इस वक्त जो है बगावत मची हुई है। एनडीए क्या है? बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन है। मोदी सरकार के समर्थन में ये सब के सब खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो सांसद बड़े पैमाने पर विपक्ष को छोड़कर सरकार की तरफ जाना चाहते हैं, उनका तर्क है कि सत्ता पक्ष में रहने से इलाके में कामकाज बेहतर होगा। अगर आप सत्ता में रहेंगे तो विपक्ष में सिर्फ सियासत में वक्त जाया हो रहा है, और इसीलिए अगर हम सत्ता के साथ रहेंगे तो हम जो जनता से हमारी जवाबदेही है उसका रिश्ता और मजबूत कर पाएंगे। पर क्या सिर्फ मामला इतना भर है या कहानी कुछ और है? दरअसल अभी जो मॉनसून सत्र आने वाला है, उससे पहले एक स्पेशल सत्र केंद्र सरकार ने संसद का बुलाया था। उस सत्र में महिला शक्ति विधेयक पेश किया गया। उस विधेयक के पास होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था, यानी 352 उस वक्त आपको चाहिए था, और तब सरकार के पास सिर्फ 298 सांसद थे। 54 लोकसभा सांसदों की कमी सरकार को उस वक्त पड़ गई। अब ये 2 महीने पुरानी बात है, 2 महीने बीते हैं। आज की तारीख में स्थिति बदलती हुई दिख रही है, और वो कैसे बदल रही है आपको समझा दूं। टीएमसी के 20 सांसद विपक्ष को छोड़कर सत्ता पक्ष की तरफ आ चुके हैं। मतलब 54 में से 20 सत्ता पक्ष में आ गए, कम पड़ गए 34। उद्धव गुट के 6 सांसदों का एनडीए में आने का जो जानकारी और जो खबर है वो इसमें और एडिशन कर रही है। तो अब इनको जोड़ेंगे तो कमी पड़ रही है 28 सांसदों की। डीएमके तब विपक्ष के साथ काले कपड़े पहनकर खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, याद है ना आपको? काला पट्टा पहनकर आई थी, काली शर्ट पहनकर आई थी, पूरा काला ड्रेस पहनकर आई थी। आज की तारीख में डीएमके लोकसभा में कांग्रेस के बगल में बैठना तक नहीं चाहती, और डीएमके के कितने सांसद हैं? 22। अगर सरकार किसी विधेयक को अपने पाले में ले आती है तो फिर लोकसभा में 2/3 बहुमत से सरकार सिर्फ 6 सांसद दूर रह जाएगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं ये ऑपरेशन मॉनसून सत्र है। यानी अगर महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार डीएमके को अपने पाले में ले आती है तो मॉनसून सत्र में ही देश की आधी आबादी को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण का रास्ता साफ होते हुए दिख जाएगा। और इसी वजह से मौजूद सियासी उठापटक को हम ऑपरेशन मॉनसून सत्र कह रहे हैं। इसका इशारा भी ओम प्रकाश राजभर कर चुके हैं। फिर सुनिए। ये जो ऑपरेशन आप बता रहे हैं, ये ऑपरेशन कब से शुरू हो रहा है? मतलब कब तक इसे अंजाम दे दिया जाएगा? सपा टू भाजपा एक्सप्रेस जिस दिन सत्र शुरू होगा विधानसभा का, लोकसभा महाराज
बिल आ रहा है ना, महिला बिल आ रहा, पास होगा। अपना ब्लैक बोर्ड काम करने लगा है। चलिए श्री गणेश किया जाए, बिस्मिल्लाह किया जाए और मैडम आपको बोर्ड पर अब समझाएगी क्या सियासी कूटनीति का वो चैप्टर जहां पासा महज 60 दिनों में पलट गया। एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और कभी ताकतवर नेता कहे जाने वाले लोग खाली हाथ रह जाते हैं। अब इससे यह बात क्लियर समझ में आती है कि जब जनादेश पलटता है तो नेता उस तरफ जाते हैं जिस तरफ जनता का मूड होता है। दीदी को जनता का साथ नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में 215 से घटकर 80 विधायक रह गए तो उनके सांसदों का ममता बनर्जी से मोह भंग हुआ। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र विधानसभा में जनता ने नकार दिया तो अब सांसद भी पाला जो है वो बदल रहे हैं। तो आज की असल हकीकत यही है, विपक्ष इसे नहीं माने कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को समझना होगा कि उनके साथ जो मौजूद सांसद है, जो जनता के बीच में जाते हैं, उनको समझ में आ रहा है कि हालात और जज्बात क्यों बदलने हैं। सरकार लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रही है, ये बात सही है, या फिर ये कि चुने गए सांसद और विधायकों को समझ में आ रहा है कि जनता को क्या चाहिए। सुनिए आप पहले ये बयान। ये जो देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए विपक्ष को तोड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये लड़ाई अंतिम दौर में है। अब इन्होंने जितना करना था कर लिया। अब ये बौखलाहट है जो सब कुछ हो रहा है कि विपक्ष को बिल्कुल कुचल दो, लेकिन सांसद के जाने से या सांसदों के पाला बदलने से आवाज़ दब नहीं रही है, ये आवाज़ तेज ही होगी। तो भैया इमरान मसूद साहब क्या कह रहे हैं? इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि उन्हें अपनी ही पार्टी की बात इसलिए रखनी पड़ रही है क्योंकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो साम दाम दंड सब अपना रहे हैं, संविधान विरोधी इस बात को बता रहे हैं। लेकिन इमरान साहब को शायद इतिहास नहीं पता है। कौन सी क्लास लेनी जरूरी है? हिस्ट्री की, इतिहास, ठीक है ना। इतिहास क्यों, अभी आपको समझाऊंगी मैं। इतिहास क्यों, अभी आप समझिए। 1979 में चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी को तोड़कर लोकदल बनाया। इंदिरा गांधी की कांग्रेस के समर्थन में प्रधानमंत्री बने। फिर आया 1990, चंद्रशेखर ने वीपी सिंह से बगावत करके समाजवादी पार्टी बनाई और फिर राजीव गांधी की कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। 1993 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो विपक्ष में बैठी जनता दल चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में टूट गई। अजीत सिंह से जनता दल अजीत बनकर कांग्रेस को समर्थन किया। इसके बाद में कांग्रेस में विलय पक्का उनका हो गया। अब यह कांग्रेस ही बता सकती है कि क्या इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव के वक्त भी संविधान को खत्म करने की साजिश रची गई थी, क्योंकि तब पार्टी तोड़ने वालों को कांग्रेस ने समर्थन दिया था, या यह जुमला नया नया इजाद किया गया है। हालांकि 1993 से 2026 आते आते गंगा में बहुत पानी बह गया। वो दौर क्षेत्रीय पार्टियों के उभरने का था। तब जनता कांग्रेस से ऊब कर ऑप्शन तलाश रही थी। कांग्रेस से बोर हो गई थी, जनता को एक नई पार्टी चाहिए। लेकिन अब दौर बदल गया है। कभी अपने राज्यों में ताकतवर रहने वाली स्थानीय पार्टियां आज खुद को एकजुट रखने में नाकाम हो रही है। इसीलिए बीजेपी छोड़िए आप, कांग्रेस अपने सहयोगियों को कह रही है कि जो कांग्रेस से टूटा है वो कांग्रेस में शामिल हो जाए। यानी उस जमाने में जो कांग्रेस से टूटी हुई पार्टियां बनकर क्षेत्रीय पार्टियां बनी, वो वापस विलय कर दे कांग्रेस में। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ सकता है, क्या देश में बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई अब आ जाएगी? तो अब ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करती है। तो कौन कौन सी पार्टियां हैं
टूट रही है, ठीक है ना। पहली टीएमसी है, ठीक है। फिर है उद्धव बालासाहेब ठाकरे, ठीक है। तीसरी है एनसीपी शरद पवार वाली, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए डीएमके टूटी नहीं है डीएमके, लेकिन क्या हुआ है, नई चुनौती आ गई है। क्या है, विजय वाली चुनौती। फिर आप आ जाइए जेडीयू की बात कर लेते हैं। अब जेडीयू क्यों, क्योंकि जेडीयू के पास चेहरे की कमी है, चेहरा नहीं है, ठीक है। नीतीश बाबू तो हैं, लेकिन नीतीश बाबू के बाद कौन। अब आप आ जाइए आरजेडी, लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। लालू वाला करिश्मा अभी तेजस्वी बाबू में दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं। अब आम आदमी पार्टी, हाँ भाई 10-12 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन क्या हुआ, सिमट गई है। कहां सिमट गई है, पंजाब तक, पंजाब, ठीक है। अब आ जाइए एक और पार्टी YSRCP। अब इसके साथ क्या दिक्कत है, इसको भी टीडीपी ने निपटा दिया है। ओडिशा में क्या हुआ आप जानते हैं, बीजेडी। अब बताइए बीजेडी, नवीन पटनायक के बाद कौन है। अब आइए आप एक और AIADMK। जयललिता के बाद एक फूट आती गई, खत्म। अब फिर कौन, फिर आ जाती है लेफ्ट, जिससे अभी मैं लिख रही हूं। किसी राज्य में इसकी सरकार नहीं बची है, केरला के बाद बताइए आप कहां। इसीलिए अब कौन कौन सी पार्टी टूट रही है वो आपके सामने पूरी की पूरी तस्वीर है। धन्यवाद ब्लैक बोर्ड बाबू, धन्यवाद। अब जरा आपको अगला चैप्टर दिखाते हैं। अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर जिसमें आपको बताएंगे राम मंदिर से चोरी का कैश और सोना मिला, तो ट्रस्ट के लोगों ने क्यों छुपाया। एसआईटी की रिपोर्ट तैयार है, किस पर गाज गिर रही है। ट्रस्ट की मीटिंग में सभी सदस्यों को बुलाया क्यों नहीं गया। चढ़ावे की जानकारी छिपा कौन रहा था, यह चौंकाने वाला खुलासा आपके सामने रखूंगी। ये जनहित की बात है, देशहित की बात है, राम नाम की बात है। 22 जनवरी 2024 जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, मैं उस जमीन पर मौजूद थी। मैंने लोगों की आंखों में आंसू देखे, बूढ़ी बूढ़ी औरतें प्रभु राम के दर्शन के लिए तरस रही थी, तड़प रही थी। मैंने उन माओं को भी अपने आंचल से पैसा निकालते हुए देखा है, जिनके पास बमुश्किल 100 रुपए होंगे। अपने प्रभु राम के मंदिर में आस्था का चढ़ावा चढ़ाते हुए मैंने देखा है। पूरी दुनिया में राम नाम के गूंज को आपने भी महसूस किया है। आप मुझे बताइए, क्या उन लोगों को बख्शा जाना चाहिए जिन्होंने राम नाम की जगह राम धन की लूट की है। 500 साल का संघर्ष, हजारों लोगों का बलिदान, लंबी कानूनी लड़ाई, राम मंदिर की मूर्ति जब लगी तो हर कोई रोने लगा, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि आस्था के सबसे बड़े मंदिर में कुछ ऐसा भी होगा। राम मंदिर के एक बार फिर सुर्खियों में लाने वाले इन तमाम आरोपियों को क्या बख्शा जाना चाहिए। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की अफवाह ने पूरे देश को हिला दिया है। सरकार एक्शन में है, एसआईटी अपना काम कर रही है। अब जो खुलासे हो रहे हैं वो इतने चौंकाने वाले हैं कि आप अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। सूत्रों से जानकारी मिल रही है, राम मंदिर ट्रस्ट के सभी अधिकारियों को सही जानकारी दी ही नहीं जा रही थी। आयोजन के नाम पर हिसाब किताब में करोड़ों के हेर फेर किए गए और चोरी जब पकड़ी गई, बदनामी के डर से इसका खुलासा नहीं हुआ। 2 करोड़ की चोरी हुई, आंकड़ा 200 करोड़ तक पहुंच गया। आरोप है, यह आरोप लगाए गए कि राम मंदिर की सोने चांदी की हजारों शिलाएं गायब कर दी गई।
अब ये सब आरोप है, जांच चल रही है, रिपोर्ट अभी आई नहीं है, इसीलिए इन आरोपों को अफवाह के तौर पर मान लीजिए, एक बार के लिए मान भी लिया जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आस्था के नाम पर कितना बड़ा खिलवाड़ चल रहा था, आप ये समझ सकते हैं। जांच के तीसरे दिन एसआईटी ने कितने लोगों से पूछताछ की है, जांच कहां तक पहुंची है, अगर चोरी हुई तो लूप होल कहां था, आज ये सब बताएंगे। राम मंदिर को लेकर आज जिस तरह से चर्चा हो रही है, उसके बाद सभी के मन में यही सवाल है, क्या वाकई में हमारे समाज में भ्रष्टाचार का दीमक इस कदर घर कर गया है कि वो भगवान से भी नहीं डर रहे हैं। सीएम योगी किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। सीएम योगी फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ तक एक रिपोर्ट पहुंच रही है। सीएम योगी खुद पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है 4 दिन बाद कल ही सीएम योगी को सौंपी जा सकती है, जबकि पहले प्रारंभिक जांच के लिए एसआईटी को 7 दिन का वक्त दिया गया था। एसआईटी की टीम ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर ली। ट्रस्ट के कैश से जुड़े दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। आज मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और गोपाल राव से पूछताछ हुई। चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से भी पूछताछ हुई। मंदिर में आने वाले चढ़ावे से जुड़ी पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली गई। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्रा भी आज केरल से अयोध्या पहुंच रहे हैं। एसआईटी तो पूछताछ के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर रही है, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। और ये खुलासा कोई और नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग कर रहे हैं। आप भी देखिए, 25 नवंबर 2025 को राम मंदिर में धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मंदिर शिखर पर धर्म ध्वजा अर्पित की थी। दावा है कि इस आयोजन में लगभग 6000 गेस्ट शामिल हुए थे। ट्रस्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक कार्यक्रम में 10 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च हुए, यानी प्रति व्यक्ति औसतन लगभग 16,000 रुपए का खर्च आया, जबकि लगभग 1500 गेस्ट बाहर से आए थे और बाकी गेस्ट आसपास के क्षेत्रों से आए थे। अब सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस खर्च का विस्तृत विवरण ट्रस्ट के सदस्यों को उपलब्ध ही नहीं कराया गया। बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों को भी दान और चढ़ावे का पूरा ब्यौरा उपलब्ध ही नहीं कराया जाता। यानी मामला सिर्फ राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का नहीं है, ट्रांसपेरेंसी का है। अभी कई सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की चढ़ावे की राशि को मैनेज करने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने ही मंदिर के चढ़ावे को बैंक तक पहुंचाने का पूरा सिस्टम बनाया था और यही वजह है कि सवाल भी चंपत राय और उनके करीबियों पर ही उठ रहे हैं। और आप सुनकर चौंक जाएंगे, राम मंदिर में जितना चढ़ावा आया उससे ज्यादा तो मंदिर को बैंक से ब्याज के रूप में मिल गया। सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 11 महीनों में दान के रूप में लगभग 83 करोड़ रुपए मिले, जबकि इसी दौरान मंदिर को बैंक से 138 करोड़ रुपए का ब्याज मिला। सूत्र बता रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों को चढ़ावे की जो चोरी हो रही थी उसकी खबर पहले ही मिल गई थी और दावा किया जा रहा है कि 5 जून को मंदिर से जुड़े पदाधिकारियों को जानकारी मिली भी थी कि गुप्त दान की काउंटिंग का काम देख रहे कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है। इसके बाद कैश का काम देख रहे लोगों की तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास कैश भी बरामद हुआ। यात्री सुविधा केंद्र के बाथरूम से भी कुछ कैश बरामद हुआ, लेकिन बदनामी के डर से ट्रस्ट ने इस मामले की शिकायत दर्ज ही नहीं कराई। ट्रस्ट के पदाधिकारी अपने लेवल पर ही इसकी जांच करते रहे और बताया यह जा रहा है कि 5 जून को ही लवकुश मिश्रा उनके बहनोई अनुकल्प मिश्रा के घर पहुंचे। लवकुश के घर से 10 से 12 लाख रुपए गोबर में छिपाया गया कैश बरामद हुआ। आप देख रहे हैं। अब ऐसे में जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और जो भी कल्प्रिट है पूरे देश के सामने उनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए, चाहे वो कहीं बैठा हो, किसी कुर्सी पर बैठा हो और कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो।